नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज है 22 अप्रैल और 22 अप्रैल के टॉप 10 करंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं मैं निशित मिश्रा। तो चलिए विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यदि आप ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कीजिए एकलव्य पीसीएस और वहाँ आ रहे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इस पीडीएफ को मुफ्त में प्रदान किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम टॉप 10 करंट क्वेश्चंस 22 अप्रैल के। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर। पहला प्रश्न है, हाल ही में बिजली क्षेत्र में बड़े सुधार के लिए किसने संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है? ठीक है ना, ठीक है। बिजली क्षेत्र में बड़े सुधार के लिए किसने संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय या खेल मंत्रालय। तो खेल मंत्रालय तो किसी भी हालत में होगा नहीं इसका। तो इसका जो सही जवाब है वो है केंद्रीय विद्युत मंत्रालय। हाल ही में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने बिजली सुधार संशोधन विधेयक 2020 को अनुमति दे दी है। अच्छा, अब क्या क्या बताया है तो ज़रा हम देख लेते हैं। तो आप देख पाएंगे इसमें, हाल ही में बिजली क्षेत्र में बड़े सुधार के लिए केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब सब्सिडी का लाभ ले रहे लोगों के खाते में सीधे रुपए पहुंचेंगे। देखिए, पहले क्या होता था, सब्सिडी जो है मिलती थी डायरेक्टली बिजली के बिल पर, है ना। अब क्या होगा कि जैसे सिलेंडर पे जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम चल रही है, बिल्कुल वैसे ही होगा। यानी पैसे तो आपको उतने ही देने पड़ेंगे जितनी गवर्नमेंट ले रही है, लेकिन बाद में जो सब्सिडी होगी वो आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, है ना। तो जैसा ये एलपीजी गैस में चल रहा है वैसा ही अब विद्युत में भी चलेगा, बिजली में भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी अनुमति दे दी है। अगला प्रश्न देखें यहाँ पर, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला स्पेस एक्स रॉकेट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो देखो, ये जो कंपनी है जिसने स्पेस एक्स रॉकेट यूज़ किया है वो कौन सी है? ऑप्शन है इसरो, डीआरडीओ, नासा तथा ईसा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है विद्यार्थियों वो है नासा, है ना। नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए अपना पहला स्पेस एक्स रॉकेट लॉन्च किया है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जो स्पेस एक्स रॉकेट है ये स्पेस एक्स कंपनी का है। ठीक है, स्पेस एक्स कंपनी का है। और स्पेस एक्स कंपनी के मालिक कौन है? वो है एलन मस्क। लिख देता हूं मैं यहाँ पर, वो है एलन मस्क। एलन मस्क जो है मालिक हैं स्पेस एक्स कंपनी के। और स्पेस एक्स कंपनी के पास ही दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है जिसका नाम है फाल्कन हैवी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हम, ये जानकारी है इसके बारे में। अच्छा, और एडिशनल जानकारी आप देख सकते हैं यहाँ पर। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला स्पेस एक्स रॉकेट 27 मई 2020 को लॉन्च करने की घोषणा की है, जो कि अमेरिका द्वारा एक दशक में पहली बार भेजे जाने वाला अंतरिक्ष यान होगा। ठीक है, और ये जो स्पेस एक्सेस के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसके मालिक कौन है? एलन मस्क। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना, एलन मस्क। और एलन मस्क के पास ही दुनिया का सबसे हैवी, सबसे बड़ा रॉकेट है जिसका नाम है फाल्कन हैवी। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। आगे देखें, पड़ोसी देशों से स्वचालित निवेश को रोकने के लिए हाल ही में एफडीआई नीति में संशोधन किया है किसने? देखिए, अभी क्या है, कोरोना चल रहा है ना, ऐसे में चीन जैसे जो देश हैं वो विश्व में आई इस आर्थिक मंदी का नाजायज़ तरीके से लाभ उठा रहे हैं। क्योंकि चाइना एक तो वैसे भी साम्राज्यवादी है, और अभी कल ही परसों हमने देखा कि चाइना ने भारत की जो बैंक है एचडीएफसी, उसमें भी कुछ शेयर जो है खरीद लिए यहाँ पर। तो एक प्रकार से बिजनेस मोनोपोली बनाने का प्रयास कर रहा है चाइना इस कोविड-19 के दौरान, है ना। इसीलिए हाल ही में भारत ने अपनी पॉलिसीज़ में चेंज किया और उन्होंने कहा कि अब जो एफडीआई है, यहाँ पर बात हो रही है किसकी? यहाँ पर बात हो रही है एफडीआई की। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, है ना। इसको कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार। अच्छा, क्या क्या किया है? तो यहाँ पर देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में पड़ोसी देशों से स्वचालित निवेश रोकने के लिए एफडीआई नीति में संशोधन किया है।
जिसके तहत भारत के विभिन्न राज्यों द्वारा पड़ोसी देशों से अवसरवादी निवेश को आमंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर नए रूल्स एंड रेगुलेशन आ गए हैं एफडीआई को लेकर, और ये मुख्य रूप से जो चाइना की बढ़ती हुई साम्राज्यवादी गतिविधियां हैं उनको देखते हुए ये लाया गया है। ठीक है ना, तो हम इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखें, बीमा कंपनियों जो देखिए अभी जैसे क्या है, अभी कोरोना चल रहा है ना, तो अगर कोई अपना मान लीजिए इंश्योरेंस लेता है तो बीमा कंपनियों को 2 घंटे के भीतर ही बीमा क्लेम करना होगा। यानी मान लीजिए किसी के पास कोई जो हेल्थ पॉलिसी थी और उस व्यक्ति को कोरोना हो जाता है मान लीजिए, तो ऐसी स्थिति में जिस कंपनी का उसके पास बीमा होगा उसे 2 घंटे के भीतर ही उस व्यक्ति को उसका बीमा क्लेम करना होगा। 2 घंटे के भीतर ही उसको उसका पैसा उपलब्ध करवाना होगा। ये आदेश किसने जारी किया है, ये पूछना चाह रहा है। तो ये आदेश जारी किया है विद्यार्थियों किसने, इरडा ने, IRDA। ये आदेश जारी किया है किसने, इरडा ने। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे हम। ठीक है, कि यदि किसी व्यक्ति को कोरोना होता है तो उस व्यक्ति को उसकी बीमा कंपनी 2 घंटे के भीतर ही उसका बीमा क्लेम उपलब्ध करवाएगी। ठीक है, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। अच्छा, व्याख्या देख लें तो देखिए IRDA का फुल फॉर्म भी यहाँ पर दिया हुआ है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो मैंने ऊपर आपको बताया था ना IRDA, उसका ही फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में बीमा कंपनियों को 2 घंटे में कोरोना महामारी का बीमा क्लेम करने का निर्देश दिया है ताकि सही से सही समय पर लोगों को इलाज मिल सके तथा उन्हें आर्थिक रूप से परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चेंज है जो IRDA ने आदेश दिया है बीमा कंपनियों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें, 21 अप्रैल को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ये तो काफ़ी फेमस है ना, और काफ़ी छाया रहा ये सोशल मीडिया पे, तो मैं समझता हूँ आप लोगों को इसका जवाब पता होगा। ठीक है, 21 दिवस को कौन सा दिन मनाया जाता है, तो 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 21 अप्रैल को भारतीय सिविल सेवा जनक दिवस जो है बनाया जाता है। 21 अप्रैल को पूरे भारत में भारतीय सिविल सेवा दिवस, इंडियन सिविल सर्विसेज डे हम मनाते हैं। और भारत में सिविल सेवा के जनक कौन है, तो वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ध्यान रखेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। ये भी हम ध्यान रखेंगे कि भारत में सिविल सेवा के जनक कौन है, तो भारत में सिविल सेवा के जनक माने जाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। और सिविल सेवा को कहा जाता है इस्पात का चौखटा। जिस समय शुरू हुई थी उस समय इसको इस्पात का चौखटा कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखें, भारतीय इतिहास को बदलने वाला पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। विद्यार्थियों, बहुत ही फेमस प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही फेमस प्रश्न है इतिहास का और सबको इसका आंसर पता है। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था विद्यार्थियों 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 को प्रसिद्ध पानीपत का युद्ध हुआ और इस युद्ध में बाबर को विजय हासिल हुई। बाबर की विजय का जो प्रमुख कारण था वो था विद्यार्थियों बाबर के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बंदूकें और तोपें। ठीक है, बंदूकें एवं तोपें इस युद्ध को जीतने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। ठीक है, और इस युद्ध में बाबर ने जिस युद्ध नीति का इस्तेमाल किया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस युद्ध में बाबर ने कौन सी युद्ध नीति का इस्तेमाल किया, तो वो युद्ध नीति थी तुलगमा। ठीक है, तुलगमा युद्ध नीति का इस्तेमाल किया था बाबर ने इस युद्ध को जीतने के लिए। ठीक है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। चलिए आगे देखें यहाँ पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से किस देश ने
निम्न में से किस देश में फंसे भारतीय छात्रों के लिए हिंदू संगठनों ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोरोना महामारी चली रही है, हर जगह जो है लोग फंसे हुए हैं, तो ऐसे में किस देश में फंसे भारतीय छात्रों के लिए हिंदूवादी संगठनों ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जिससे उनकी सहायता हो सके, है ना। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? ऑप्शन है जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और चीन। तो बच्चों, अमेरिका में फंसे भारतीय छात्रों के लिए हिंदूवादी संगठनों ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ऐसे छात्र जो अमेरिका में फंसे हुए हैं, ऐसे छात्रों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। देखिए, आप देख सकते हैं, अमेरिका में फंसे भारतीय छात्रों के लिए हिंदूवादी संगठनों ने संयुक्त रूप से कोविड-19 स्टूडेंट सपोर्ट नेटवर्क हेल्पलाइन नंबर जो है 802750 युवा, है ना, 9882 जारी किया है। ठीक है, हिंदूवादी संगठनों ने अमेरिका में फंसे छात्रों के लिए स्टूडेंट सपोर्ट हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जो आप लोगों के सामने है। ठीक है, ठीक है ना। तो अगर इनको कोई समस्या होती है तो इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके ये सहायता मंगा सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे देखें, ऑस्ट्रेलियाई कोच डेव वाटमोर को किस रणजी टीम का कोच तथा क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है ना। ऑस्ट्रेलियाई कोच डेव वाटमोर को किस रणजी टीम का कोच और क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है दिल्ली रणजी टीम, पंजाब रणजी टीम, गुजरात रणजी टीम या बड़ौदा रणजी टीम। और इसका जवाब है विद्यार्थियों बड़ौदा रणजी टीम। ठीक है ना, बड़ौदा रणजी टीम का निदेशक नियुक्त किया गया है डेव वाटमोर को। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, बड़ौदा रणजी टीम क्रिकेट संघ के सचिव अजीत लेले ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई कोच डेव वाटमोर, जिन्होंने श्रीलंका को विश्व कप विजेता टीम बनाया था, उन्हें रणजी टीम का कोच और क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखें, ये इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, ये सवाल महत्वपूर्ण सवालों की श्रेणी में है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, ये अभी बहुत चर्चा में रहा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर को साइबर अपराधों के लिए संवेदनशील माना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भैया, क्योंकि बहुत सारे लोग, इवन सरकार भी इसको इस्तेमाल करती थी, है ना। तो वो कौन सा एप्लीकेशन है? जूम, IMO, व्हाट्सएप या इनमें से कोई नहीं? तो भैया वो एप्लीकेशन है जूम। वो एप्लीकेशन कौन सा है? जूम। जूम एप्लीकेशन जो है इसको साइबर अपराधों के लिए संवेदनशील माना है क्योंकि ये चाइना बेस एप्लीकेशन है, यानी इसका जो कर्ता धर्ता है वो चीन में बैठा है, इसलिए ये काफ़ी संवेदनशील है। आप देख सकते हैं, हाल ही में गृह मंत्रालय के तहत संचालित साइबर समन्वय केंद्र के जूम एप्लीकेशन की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है। जूम का उपयोग करने के लिए गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने इंडियन कंज्यूमर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम का हवाला देते हुए जूम एप्लीकेशन पर चिंता व्यक्त की है क्योंकि चाइना बेस एप्लीकेशन है और ऐसा माना जाता है कि ये एप्लीकेशन जो है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अपने सर्वर तक भेज देता है। तो ऐसे में काफ़ी चिंताजनक एप्लीकेशन है जूम। ठीक है, ये एक प्रकार का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन है, जैसे IMO होता है, गूगल डुओ होता है, वैसे ही। चलिए अगला सवाल देखें, ये भी विद्यार्थियों सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है, 9 और 10, आप इनको याद रखेंगे, पेपर में बिल्कुल आपसे पूछ सकता है। SS कोरोना नाम का एक नया एप्लीकेशन है जिसे कोविड-19 के प्रचार के लिए किस भारतीय राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया? SS कोरोना बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। SS कोरोना नाम का एप्लीकेशन किसने जारी किया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, दिल्ली, UP या इनमें से कोई नहीं? तो विद्यार्थियों इसका जवाब है न्यू दिल्ली। ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट ने कोरोना पर नियंत्रण रखने के लिए SS कोरोना नामक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है। जैसा कि आप देख पाएंगे, हाल ही में दिल्ली सरकार ने डोर टू डोर सर्वे करने के लिए SS कोरोना नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन को कोविड-19 नियंत्रण क्षेत्र में शुरू किया गया है। तो विद्यार्थियों, ये थे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि करंट अफेयर से जुड़े हुए थे। जो भी प्रश्न मैंने इसमें इंपॉर्टेंट बताए हैं, आप उन्हें अवश्य करके कहीं नोट कर लें। वैसे तो PDF मिल ही जाएगी, फिर भी आप उन्हें ध्यान रखने के लिए खुद से भी नोट करने का प्रयास करें। और कोई भी डाउट हो वीडियो में तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।